दोस्तों, सैंटियागो एक जवान चरवाहा था जो स्पेन के एंडलुसिया नाम की जगह पर अपनी भेड़ों को चराता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण लेकिन रोमांच से भरी हुई थी। हर दिन वह नए नए इलाकों में घूमता, नए गांवों में जाता, नए लोगों से मिलता और यही उसकी जिंदगी को दिलचस्प बनाता था। उसका कोई स्थायी घर नहीं था, उसकी भेड़ें ही उसका परिवार थी। वह उनसे बातें करता, अपनी कहानियां सुनाता और इन दिनों वह बार बार एक ही कहानी दोहरा रहा था। ये कहानी थी एक लड़की की जिससे वह करीब एक साल पहले टरीफा नाम की जगह पर मिला था। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। वह एक व्यापारी की बेटी थी। जब सैंटियागो ने उसे पहली बार देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। दोनों ने अपने अपने सपने और जिंदगी की बातें की। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब सैंटियागो फिर से टरीफा जा रहा था। सिर्फ 4 दिन बचे थे उस लड़की से मिलने के लिए। टरीफा की यात्रा के दौरान एक शाम वह एक पुराने चर्च में रुका। उस चर्च की छत टूटी हुई थी और वहाँ एक बड़ा सा साइकामोर का पेड़ था। सैंटियागो ने अपनी जैकेट से जमीन साफ की, अपनी किताबों को तकिया बनाया और सो गया। लेकिन सोते ही जो हुआ वह बहुत अजीब था। उसने सपना देखा कि कुछ बच्चे उसकी भेड़ों के साथ खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और मिस्र ले जाता है जहाँ विशालकाय पिरामिड्स होते हैं। बच्चा उसे बताता है कि वहाँ एक खजाना छुपा है जो सिर्फ सैंटियागो को मिलेगा, बस उसे वहाँ तक पहुँचना होगा। अब बात ये थी कि ये सपना उसने पहली बार नहीं देखा था। पहले भी वह कई बार यही सपना देख चुका था, लेकिन हर बार जब बच्चा उसे खजाने की सही जगह बताने लगता तभी सैंटियागो की आंख खुल जाती। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। जब सैंटियागो टरीफा पहुंचा तो उसे याद आया कि वहाँ एक बुजुर्ग औरत थी जो सपनों का मतलब बताती थी। वह एक अजीब सी जगह रहती थी। उसके घर के दरवाजे पर मोती के पर्दे लटके हुए थे। सैंटियागो उस बुजुर्ग औरत के पास गया और उससे अपने सपने का मतलब पूछा। वह औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का रहस्य बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हें खजाना मिल गया तो उसका 10% हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो ने मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है, और हामी भर दी। फिर उसने पूछा, बताइए मेरे सपने का मतलब क्या है। बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम्हारा सपना सच्चा है, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, वहाँ पिरामिड्स के पास तुम्हारा खजाना छुपा है। ये सुनकर सैंटियागो गुस्सा हो गया। अरे ये तो वही बात है जो मुझे पहले से पता थी, इसमें नया क्या बताया आपने। औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कई बार जिंदगी की सच्चाइयाँ बहुत ही सरल होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझने में वक्त लगा देते हैं। उनकी बातें सुनकर सैंटियागो उलझन में पड़ गया। उसे लग रहा था कि उसका समय बर्बाद हो गया और बिना कुछ कहे वह वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह शहर के एक प्लाजा में पहुंचा। वहाँ उसने अपनी एक किताब बदली और एक बेंच पर बैठकर नई किताब पढ़ने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बिना पूछे उसके बगल में बैठ गया। सैंटियागो को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी किताब की ओर देखा और कहा, ये किताब थोड़ी अजीब है क्योंकि ये वही चीजें सिखा रही है जो दुनिया की और किताबें सिखाती हैं। सैंटियागो थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, कैसी चीजें। बूढ़े आदमी ने धीरे से जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। अब सैंटियागो की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, और वो क्या है। बूढ़े आदमी ने सैंटियागो से कहा, सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक समय के बाद हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारी तकदीर हमारे लिए सब कुछ तय करती है। सैंटियागो को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वह सोचने लगा कि ये बूढ़ा आदमी कौन है और वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने खुद को मेल्कीसेडेक बताया और कहा, मैं सलेम का राजा हूँ। सैंटियागो को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी ने सैंटियागो के माता पिता के नाम, उसके स्कूल और उसके जीवन से जुड़ी कई निजी बातें बतानी शुरू की, वह दंग रह गया। मेल्कीसेडेक ने उसे उसके पर्सनल लेजेंड की याद दिलाई और कहा, तुम्हें अपना खजाना मिस्र के पिरामिड्स में मिलेगा और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए मेल्कीसेडेक ने एक शर्त रखी, सैंटियागो को अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उसे देना होगा। अब सैंटियागो सोच में पड़ गया। ये बूढ़ा आदमी खुद को राजा कह रहा है, लेकिन उसकी हालत किसी साधारण व्यक्ति जैसी थी और सबसे अजीब बात, वह भेड़ों की मांग कर रहा था। फिर भी कहीं न कहीं सैंटियागो को लगने लगा कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने हिम्मत जुटाई और 6 भेड़ें बूढ़े आदमी को दे दी। इसके बाद मेल्कीसेडेक ने उसे संकेतों यानी ओमेन्स के बारे में बताया। संकेत वे चीजें होती हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं और हमें सही दिशा दिखाती हैं। इसके अलावा उसने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए, उरिम और थुमिम, जहाँ काला पत्थर हाँ और सफेद पत्थर ना का संकेत देगा। ये पत्थर उसे रास्ते में सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। जब भी वह उलझन में होगा वह इन पत्थरों से सवाल पूछ सकता है। मेल्कीसेडेक ने यह भी कहा, पत्थरों पर पूरी तरह निर्भर मत रहना, अपने फैसले खुद लेना ज्यादा जरूरी है।
सैंटियागो अब अपने पहले संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक तितली उसके सामने उड़ने लगी। मेरे दादाजी कहते थे कि तितलियां अच्छा संकेत होती हैं। यह सोचकर सैंटियागो का हौसला बढ़ गया और उसने अपना सफर शुरू करने का फैसला किया। हालांकि इस यात्रा की पहली परीक्षा आसान नहीं थी। उसे अपनी सारी भेड़ें बेचनी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और मिस्र जाने के लिए टिकट खरीद लिया। सैंटियागो जब टैंजियर पहुंचा तो उसे वहां सब कुछ अजीब लगा। यहाँ के लोग अजनबी थे, औरतें अपने चेहरे ढककर रखती थी, पुरुष बड़ी बड़ी पाइपें पी रहे थे और हर जगह अरबी भाषा बोली जा रही थी। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिला जो स्पेनिश बोल रहा था। सैंटियागो को राहत महसूस हुई और उसने उससे बातचीत शुरू कर दी। वह लड़का लगभग उसी की उम्र का था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रेगिस्तान पार करना आसान नहीं होगा, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सैंटियागो ने अपने पैसे से भरी थैली निकालकर उसे दिखाई। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़के ने सैंटियागो को शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ले जाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अपनी थैली का ध्यान रखना, यहाँ भीड़ में चीजें चोरी हो सकती हैं, या फिर चाहो तो मुझे दे सकते हो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। सैंटियागो को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह नई जगह पर अकेला था और भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी थैली उस लड़के को दे दी। थोड़ी देर बाद जब वे एक बाजार में पहुंचे, सैंटियागो ने एक खूबसूरत तलवार देखी और उसका दाम पूछना चाहा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह लड़का गायब हो चुका था। सैंटियागो का सारा पैसा चोरी हो गया था। अब सैंटियागो स्तब्ध था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? वह खुद को कोसने लगा। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, न पैसे, न भेड़ें और न ही कोई जान पहचान का इंसान। लेकिन यही वह क्षण था जहाँ सैंटियागो के सच्चे सफर की शुरुआत होती है। इन सभी घटनाओं के बाद सैंटियागो सोचता है उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वह महसूस करता है कि पर्सनल लेजेंड्स बस बेकार की चीजें हैं। जब सैंटियागो अपनी थैली में देखता है तो उसे सिर्फ 2 पत्थर दिखते हैं, उरिम और थुमिम। ये पत्थर उसे उस बूढ़े व्यक्ति की याद दिलाते हैं। भारी मन से सैंटियागो पत्थरों को अपने हाथ में लेता है और थोड़ा हल्का महसूस करता है। उसे उस बूढ़े व्यक्ति की एक पंक्ति याद आती है, जब तुम सच में किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए साजिश करता है। ये पंक्ति उसे हिम्मत देती है। सैंटियागो फिर से संकेत यानी ओमेन्स ढूंढना शुरू करता है, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। फिर वह शहर में एक दुकान देखता है जहाँ क्रिस्टल्स बेचे जाते हैं। सैंटियागो दुकान में प्रवेश करता है और कुछ देर चारों ओर देखता है। वह दुकानदार से कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपके क्रिस्टल्स साफ कर सकता हूँ। वह आगे कहता है, अभी ये जिस हालत में है कोई इसे खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि ये धूल से ढका हुआ है। दुकानदार कुछ नहीं कहता, लेकिन सैंटियागो अपनी जैकेट उतारकर सफाई शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद 2 ग्राहक दुकान में प्रवेश करते हैं और साफ किए गए क्रिस्टल्स को देखने के लिए आते हैं। ये दुकानदार के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उसकी दुकान कई वर्षों से थी और वह देख रहा था कि उसका व्यापार धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन अचानक इस लड़के के आने से उसे 2 नए ग्राहक मिल जाते हैं। इससे प्रभावित होकर दुकानदार सैंटियागो से कहता है, आओ तुम्हें भोजन कराता हूं। और भोजन के दौरान वह उसे अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव देता है। सैंटियागो इसे एक अच्छा संकेत मानता है। ग्राहकों के आने और नौकरी मिलने से सैंटियागो कहता है, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन मुझे मिस्र जाने के लिए पैसे चाहिए। दुकानदार हंसते हुए जवाब देता है, मिस्र पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ 1 साल तक काम करना पड़ेगा, तभी पर्याप्त पैसे जमा हो पाएंगे। मिस्र यहाँ से बहुत दूर था। ये सुनकर सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसका सफर यहीं खत्म हो गया है। अब ना कोई पर्सनल लेजेंड, ना कोई खजाना, ना ही पिरामिड, बस यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। दुकानदार उससे कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ ताकि तुम अपने देश वापस लौट सको। इसके बाद सैंटियागो अपनी थैली और उन पत्थरों को देखता है, लेकिन वह खुद से कहता है, मैं यहाँ काम करूंगा, मुझे अपनी भेड़ों को वापस खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। सैंटियागो क्रिस्टल दुकानदार के लिए 1 साल तक काम करता है। वह जानता था कि ये नौकरी उसे खुशी या संतोष नहीं देगी, लेकिन ये उसे भेड़ों को वापस खरीदने और अपने देश लौटने में मदद कर सकती है। इसलिए वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि वह एक ईमानदार दुकानदार के लिए काम कर रहा है। इस कारण दुकानदार सैंटियागो को हर क्रिस्टल की बिक्री पर कमीशन देना शुरू करता है। एक दिन सैंटियागो दुकानदार से कहता है कि वह क्रिस्टल के लिए एक शोकेस बनवाना चाहता है, ताकि जो लोग दुकान के सामने से गुजरें वे इसे आसानी से देख सकें। इससे बिक्री बढ़ेगी। शुरुआत में दुकानदार उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन फिर वह सहमत हो जाता है। इन छोटे छोटे बदलावों के कारण क्रिस्टल की दुकान का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कई महीनों तक काम करने के बाद एक सुबह सैंटियागो दुकानदार से कहता है, अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी भेड़ों को वापस खरीद सकता हूँ।
दुकानदार कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी भेड़ों को नहीं खरीदोगे। सैंटियागो आश्चर्य से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? दुकानदार केवल एक शब्द कहता है, मकतूब, जिसका अर्थ है ये लिखा जा चुका है। सैंटियागो फिर अपनी थैली में उरिम और थुमिम पत्थरों को देखता है और समझ जाता है कि उसका सच्चा उद्देश्य मिस्र के पिरामिड तक पहुंचना है। वह फिर से एक निर्णय लेता है। अपनी आरामदायक भेड़ों और स्वतंत्र जीवन को छोड़कर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस निर्णय को लेने के बाद वह सोच रहा था कि मिस्र कैसे पहुंचे। तभी उसे पता चलता है कि क्रिस्टल व्यापारी का एक सप्लायर है जिसकी वस्तुएं कारवां द्वारा रेगिस्तान से पार कराई जाती हैं। इसके बाद सैंटियागो कारवां के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो सैंटियागो को उरिम और थुमिम पकड़े हुए देखता है और व्यंग से कहता है, ये तो सस्ती पत्थर हैं, तुम इन्हें इतने संभाल कर क्यों रख रहे हो? गुस्से में सैंटियागो जवाब देता है, तुम नहीं समझोगे, एक राजा ने ये मुझे दिए थे। अंग्रेज हंसते हुए कहता है, मैं समझता हूँ, मैंने इनके बारे में बाइबल में पढ़ा है। वह आगे कहता है, जानते हो, मैं एक ऐसे एल्केमिस्ट की तलाश में हूँ जो अल-फऊम नामक नखलिस्तान में रहता है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अब ये यात्रा काफी लंबी होती है। यात्रा के दौरान उन्हें एहसास होता है कि रास्ते में कई चोर, लुटेरे और कबीलाई युद्ध हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें यात्रा में सतर्क रहना होगा। एक रात जब अंग्रेज को नींद नहीं आती तो वह सैंटियागो के पास आता है और कहता है, तुम्हारा जीवन एक महान सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है। सैंटियागो पूछता है, कौन सा सिद्धांत? अंग्रेज जवाब देता है, एल्केमी का सबसे महान सिद्धांत, विश्व की आत्मा। सैंटियागो पूछता है, ये क्या है? अंग्रेज समझाता है, ये एक सकारात्मक शक्ति है जो हर चीज को जीवंत और बेहतर बनाने की कोशिश करती है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। सैंटियागो को ये विचार दिलचस्प लेकिन जटिल लगता है। इसके बाद वह अंग्रेज के द्वारा दी गई किताबें पढ़ता है जिनमें उसे एमराल्ड टैबलेट के बारे में पता चलता है जो अल्केमिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसे मास्टर वर्क के 2 भागों के बारे में जानकारी मिलती है, एलिक्सर ऑफ लाइफ जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है और फिलोसोफर्स स्टोन जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। इस साझा ज्ञान के कारण उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन अंग्रेज सैंटियागो से कहता है कि वह केवल एल्केमी का सतही ज्ञान ही समझ रहा है। एल्केमिस्ट इतना शक्तिशाली है कि वह धातुओं को सोने में बदल सकता है और सारा खजाना तुम्हारे हाथ में ही है। ये सुनकर सैंटियागो सोचने लगता है कि क्या ये सब किसी तरह से सोने और उसके सपनों से जुड़ा हुआ है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि रेगिस्तान में युद्ध छिड़ गया है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि कारवां सुरक्षित रूप से अल-फयूम नखलिस्तान पहुंच जाता है जहां अंग्रेज को जाना था। सैंटियागो भी वहीं रुकता है और उसके साथ घूमने निकलता है और कुछ दिलचस्प होता है। सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से होती है और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद फातिमा उसे बताती है कि अंग्रेज जिस अल्केमिस्ट को खोज रहा है वह रेगिस्तान के दक्षिण में रहता है। इसके बाद अंग्रेज सैंटियागो के साथ अल्केमिस्ट से मिलने जाता है। अंग्रेज अल्केमिस्ट से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। वह अब तक बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था और अल्केमी के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। अब उसे विश्वास था कि अल्केमिस्ट उसके सभी संदेहों और समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। लेकिन जब अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कई सवाल पूछे तो अल्केमिस्ट ने केवल इतना कहा, जाओ कोशिश करो। ये सुनकर अंग्रेज निराश हो जाता है। उसे लगता है कि 10 साल के अध्ययन और इतनी मेहनत के बाद उसे केवल इतना ही जवाब मिला, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे सिर्फ 3 शब्द मिले, जाओ और कोशिश करो। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने अब तक सिर्फ ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन उसे कभी व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया। अल्केमिस्ट उसे समझाना चाहता था, जाओ और कोशिश करो ने उसके जीवन को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वह प्रयास करना शुरू करता है और धीरे धीरे अंग्रेज खुद एक अल्केमिस्ट में बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि असफलता के डर ने उसे प्रयास करने से रोका था और इसी कारण वह कभी भी मास्टर नहीं बन पाया। एक दिन सैंटियागो कुएं के पास फातिमा का इंतजार कर रहा था। युद्ध के कारण कारवां अभी भी अल-फयूम में रुका हुआ था। सैंटियागो ने सोचा कि आज वह फातिमा से अपने प्यार का इजहार करेगा और उसने उसे अपने पर्सनल लेजेंड और पिरामिड्स के बारे में सब कुछ बता दिया। फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो पहली बार द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड का अनुभव करता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे बिना शब्दों के भी हर कोई समझ सकता है। फातिमा और सैंटियागो की प्रेम कहानी बहुत सरल थी, लेकिन इस भाषा ने इसे और भी गहरा बना
बना दिया। अब जब सैंटियागो फातिमा को सब कुछ बता देता है तो वह उसे अपने साथ रुकने के लिए नहीं कहती, बल्कि अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। वह कहती है, सच्चा प्रेम वह होता है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोकता। ये शब्द सैंटियागो के मन में हलचल पैदा कर देता है। फिर एक दिन रेगिस्तान के बीच सैंटियागो दो बाजों को आपस में लड़ते हुए देखता है और उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। इस दृश्य में वह देखता है कि एक सेना आ रही है जो ओएसिस पर हमला करने वाली है। ये एक बड़ा संकेत था, एक शुभ संकेत, और सैंटियागो ये बात ओएसिस के प्रमुख को बताने चला जाता है। जब वह अपनी दृष्टि के बारे में प्रमुख को बताता है तो वे इसे हल्के में नहीं लेते, क्योंकि वे भी संकेतों पर विश्वास करते थे। लेकिन वे उससे एक बात कहते हैं, हम युद्ध की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर सैंटियागो थोड़ा डर जाता है। जब वह तंबू से बाहर निकलता है तो वह एक अश्वरोही को देखता है जो काले वस्त्र पहने हुए था। वह असल में खुद अल्केमिस्ट था। वह पूछता है, किसने बाजों की लड़ाई का अर्थ समझने का साहस किया? सैंटियागो जवाब देता है, मैंने, क्योंकि ये स्वर्ग की इच्छा थी। अल्केमिस्ट प्रभावित होता है और कहता है, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़ो। आज रात सब कुछ खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। अगले दिन अल फयूम में 2000 से अधिक सैनिक सेना पर नजर रखने के लिए तैयार होते हैं, और जैसा कि सैंटियागो ने भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसा ही होता है। एक सेना ओएसिस पर हमला करने आती है, लेकिन पहले से तैयार होने के कारण वे जीत जाते हैं और बच जाते हैं। प्रमुख इससे बहुत प्रसन्न होता है और सैंटियागो को 50 सोने के सिक्के और जनजातीय सलाहकार की पदवी देने का प्रस्ताव रखता है। सैंटियागो सोचने के लिए समय मांगता है और फिर उस आदमी से मिलने जाता है जो वास्तव में अल्केमिस्ट था। अल्केमिस्ट उससे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत है। सैंटियागो जवाब देता है, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, अंग्रेज को तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन अल्केमिस्ट जोर देकर कहता है, नहीं, उस अंग्रेज का उद्देश्य अलग है। तुम्हारा रास्ता पिरामिड की ओर है और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। इस समय सैंटियागो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे पिरामिड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, ऊंट, पैसा, सोना, अच्छी पदवी, और फातिमा भी वही थी। ये देखकर अल्केमिस्ट मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे पास पिरामिड का कुछ भी नहीं है और वही तुम्हें चाहिए। इसके बाद अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि वह अपना ऊंट बेच दे और एक घोड़ा खरीद ले। अगली रात सैंटियागो फिर से उलझन में पड़ जाता है। पत्थरों से जवाब लेने के बजाय वह खुद निर्णय लेता है और घोड़ा खरीद लेता है। फिर वह अल्केमिस्ट के तंबू में लौट आता है। अब अल्केमिस्ट अपने घोड़े पर सवार होता है और अपने कंधे पर एक बाज बिठाता है। वह सैंटियागो से कहता है, चलो खजाने की तलाश में निकलते हैं, और उनकी नई यात्रा शुरू हो जाती है। जब वे पिरामिड की ओर बढ़ते हैं तो सैंटियागो के मन में फिर से फातिमा की यादें आने लगती हैं। वह अल्केमिस्ट से कहता है, मैं फातिमा को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि फातिमा जानती है कि उसका पर्सनल लेजेंड पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है और वह इसमें उसका समर्थन कर रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सैंटियागो फिर अल्केमिस्ट से पूछता है, अगर मैं अल फयूम में ही रुक जाता तो क्या होता? अल्केमिस्ट उसे उसका भविष्य दिखाता है। वह समझाता है, अगर तुम वहीं रुक जाते तो तुम शादी कर लेते और कुछ सालों तक खुश रहते, लेकिन तुम अपने सपने को भूल नहीं पाते। पछतावे की भावना तुम्हारे भीतर बढ़ने लगती। फातिमा भी तुमसे दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पर्सनल लेजेंड पूरी नहीं की और तुम सच में खुश नहीं रह पाते। ये सुनकर सैंटियागो को एहसास होता है कि वह सही निर्णय ले रहा है। अगले दिन सैंटियागो और अल्केमिस्ट कई खतरनाक जगहों से गुजर रहे होते हैं। उसी समय सैंटियागो फिर से अल्केमिस्ट से कहता है, मेरा दिल डर रहा है कि कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं। अल्केमिस्ट मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तब दिल ना तो खोता है और ना ही दुखी होता है, बल्कि ये तब खो जाता है जब तुम अपने सपनों का पीछा नहीं करते। अपने सपनों को पाना ईश्वर से जुड़ने जैसा ही है। इसके बाद 3 आदिवासी योद्धा उन्हें रास्ते में रोकते हैं और उनकी तलाशी लेने लगते हैं, खासकर अल्केमिस्ट की। वे फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ लेते हैं। जब वे पूछते हैं कि ये क्या है तो अल्केमिस्ट ईमानदारी से जवाब देता है कि इनमें जादुई शक्तियां हैं। एक बीमारी को ठीक कर सकता है और दूसरा धातु को सोने में बदल सकता है। आदिवासी योद्धा हंसने लगते हैं और उन्हें आगे जाने की अनुमति दे देते हैं। सैंटियागो हैरान होकर पूछता है कि उसने सच क्यों बताया। तब अल्केमिस्ट कहता है कि लोग अक्सर सच पर विश्वास नहीं करते, भले ही वे उनके सामने हो। अब कुछ सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं, ये सोचकर कि वे जासूस हैं, और उन्हें अपने शिविर में बंद कर देते हैं। वहाँ अल्केमिस्ट प्रमुख से कहता है कि सैंटियागो एक ऐसा अल्केमिस्ट है जो हवा की शक्ति से पूरे शिविर को नष्ट कर सकता है। सैंटियागो कहता है, हमें जाने दो। प्रमुख उसे चुनौती देता है, यदि वह 3 दिनों के भीतर हवा में बदलने की अपनी शक्ति दिखा सके तो वे उसे जाने देंगे, अन्यथा वे उसे मार डालेंगे। सैंटियागो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है
क्या मैं सच में एक एल्केमिस्ट हूँ? तब एल्केमिस्ट शांति से कहता है, तुम्हारा डर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुँचने से रोक रहा है और तुम्हें अगले 3 दिनों में इस डर को हराना होगा। इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। एल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि वह हवा की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है। पहले दिन सैंटियागो कड़ी मेहनत करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता। तीसरे दिन सैंटियागो को द सोल ऑफ द वर्ल्ड की समझ आने लगती है। वह रेगिस्तान और हवा से बात करता है और एक तेज रेतीला तूफान उठता है। हवा पूरे शिविर में बहने लगती है, जिससे प्रमुख और सभी लोग चकित हो जाते हैं। वे उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद वे एक मठ में पहुंचते हैं जो एल्केमिस्ट का है। वहाँ एल्केमिस्ट शीशे के एक टुकड़े को सोने में बदलता है और सैंटियागो को देता है। वह कहता है, पिरामिड यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। मैंने तुम्हारी पूरी यात्रा में मदद की, अब बाकी यात्रा तुम्हें खुद पूरी करनी होगी। सोना लेकर सैंटियागो पिरामिड की ओर निकल पड़ता है। वह उसी पिरामिड के पास पहुंचता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वह खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी एक युद्धग्रस्त जनजातीय लोग आते हैं। वे उसके पास सोना देखते हैं और उसे लूट लेते हैं। वे सोचते हैं कि वहाँ सच में खजाना हो सकता है, इसलिए वे सैंटियागो को और खुदाई करने के लिए मजबूर करते हैं। सैंटियागो थक जाता है, हताश हो जाता है और अपने सपने के बारे में बोलने लगता है। ये सुनकर एक सैनिक हंसता है और कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च के नीचे खजाना दबा है। क्या मैं भी अपने सपने के पीछे भागूं? ये सुनते ही सैंटियागो को सब कुछ समझ में आ जाता है। असली खजाना तो वही था जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके बाद सैंटियागो स्पेन लौटता है और अंततः अपने खजाने को खोज निकालता है। वह चर्च पहुँचता है जहाँ उसने उस रात विश्राम किया था। उत्साह से भरकर वह उसी स्थान पर खुदाई शुरू करता है जहाँ वह सोया था और सोचिए क्या होता है, वहाँ उसे एक बड़ा संदूक मिलता है जो हीरों, गहनों और सोने के सिक्कों से भरा होता है। वह उसमें उरिम और थुमिम भी रख देता है। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि असली खजाना तो शुरू से वहीं था। फिर भी एक उच्च शक्ति ने उसे इस यात्रा पर इसलिए भेजा क्योंकि असली खजाना सोने से भरा संदूक नहीं था, बल्कि वह यात्रा थी जो उसने पूरी की थी। अगर उसे उसी दिन सोना मिल जाता तो वह इस यात्रा का अनुभव कभी नहीं कर पाता। वह वे अनुभव नहीं ले पाता जो उसने लिए और ना ही वह फातिमा से मिलता जो वास्तव में उसका सबसे बड़ा खजाना थी। इसके बाद वह अपने सभी खजानों के साथ फातिमा के पास लौट जाता है। अब दोस्तों, द एल्केमिस्ट की इस कहानी में कई छुपे हुए संदेश हैं, लेकिन यहाँ 12 महत्वपूर्ण सबक हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ रखें। पहला सबक, देयर इज पावर इन कमिटिंग टू योर पाथ, मतलब अपने मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध होने में शक्ति है। मेल्कीसेडेक कहते हैं कि जब आप किसी चीज को वास्तव में चाहते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी सहायता करने के लिए साजिश करता है। मेल्कीसेडेक इस प्रक्रिया को पर्सनल लेजेंड को चुनने की संज्ञा देते हैं। जब आप अपने स्वप्न, अपने मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो आपको आने वाली बाधाओं को पार करने के तरीके मिल जाते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा सबक, डोंट लेट अदर्स चूज योर पाथ, मतलब अन्य लोगों को आपके लिए मार्ग चुनने ना दें। मेल्कीसेडेक ने सैंटियागो को एक और पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, लंबे समय में लोग ये सोचने लगते हैं कि शेफर्ड्स और बेकर्स उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय उनके अपने पर्सनल एजेंट के। अन्य लोग, चाहे वे सफल हो या असफल, आपको ये नहीं बता सकते कि आपका ड्रीम क्या होना चाहिए। केवल आप ही अपने पर्सनल एजेंट की खोज कर सकते हैं। तीसरा सबक है, डोंट बिलीव द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई। मेल्कीसेडेक ने सैंटियागो से कहा, दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर विश्वास मत करो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक निश्चित समय के बाद हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारा जीवन केवल भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है। अपने भाग्य के स्वामी बनो। आपके स्वप्न को चुनने वाले केवल आप ही हो। अपने पर्सनल लेजेंड की राह पर चलना शुरू करो। चौथा सबक, व्हेन लाइफ नॉक्स यू डाउन, स्टे पॉजिटिव एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, मतलब जब जीवन आपको गिराए तो सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। सैंटियागो जब टैंजियर में था तो उसे एक युवक मिला जिसने उसकी सारी धन संपत्ति लूट ली। सैंटियागो के पास 2 विकल्प थे, या तो वह खुद को एक अजनबी स्थान पर एक गरीब पीड़ित के रूप में देखता या फिर एक खजाने की खोज में निकला एक साहसी यात्री के रूप में। हर बाधा को सीखने के अवसर के रूप में देखें, ना कि हार मानने के बहाने के रूप में। पांचवा सबक, डोंट लेट योरसेल्फ बी फूल्ड, खुद को मूर्ख मत बनने दो। सैंटियागो ने महसूस किया कि वह भी दूसरों की तरह ही दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखता है, ना कि जैसे वह वास्तव में है। छठा सबक, बी बोल्ड एंड मेक डिसीजंस, साहसी बनो और निर्णय लो। सैंटियागो ने सीखा कि निर्णय लेना सिर्फ शुरुआत है। निर्णय एक शक्तिशाली धारा की तरह है जो आपको उन स्थानों तक ले जा सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। निर्णय से कार्रवाई आती है, कार्रवाई से अनुभव और अनुभव से सीख, मतलब डिसीजंस लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस लीड्स टू लर्निंग। इसलिए निर्णय लें, प्रयास करें और सीखें। एक दिन आपके निर्णयों में से एक आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। सातवां सबक, एम्ब्रेस द नाउ, मतलब वर्तमान में
जिए। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान सैंटियागो ने एक ऊंट चालक से सुना, मैं न अपने अतीत में जीता हूँ और न ही भविष्य में, मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ। यदि आप हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप खुश रहेंगे। आठवां सबक, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, फोकस ऑन द प्रोसेस। मतलब परिणाम पर ध्यान ना दें, प्रक्रिया पर ध्यान दें। सैंटियागो ने सीखा कि लोग तब सफल नहीं होते जब वे केवल खजाने की खोज करते हैं, बल्कि जब वे अपने पर्सनल लेजेंड को जीते हैं। प्रक्रिया अधिक मूल्यवान हो सकती है बजाय अंतिम लक्ष्य के। नौवां सबक, डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर कीप यू फ्रॉम परसुइंग योर ड्रीम्स। मतलब असफलता के डर को अपने सपनों का पीछा करने से ना रोकें। अपने दिल को बताएं कि दुख का डर खुद दुख से भी बड़ा अधिक बुरा होता है। बड़े इनाम के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं, इसलिए जोखिम लें, असफलताओं से सीखें और अपनी मनचाही जिंदगी बनाएं। 10वां सबक, व्हेन यू मेक योरसेल्फ बेटर यू मेक द वर्ल्ड बेटर। मतलब जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो दुनिया भी बेहतर बनती है। जब कुछ विकसित होता है तो उसके आसपास की हर चीज विकसित होती है। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। खुद को सुधारें और आपके आसपास के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। 11वां सबक, अलाउ योरसेल्फ टू ड्रीम। मतलब अपने आप को सपने देखने की अनुमति दें। सैंटियागो ने सोचा, ये संभावना कि हमारे सपने सच हो सकते हैं जीवन को रोचक बनाती है। जो आज असंभव लगता है वह कल संभव हो सकता है। और 12वां सबक, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मतलब कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब प्रत्येक दिन पिछले दिन जैसा ही लगता है तो इसका कारण यह है कि लोग अपने जीवन में होने वाली अच्छी चीजों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। हर दिन उगता सूरज अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। अपने चारों ओर की सुंदरता को पहचानें और ये आपको सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये थी द अल्केमिस्ट की प्रेरणादायक कहानी और इससे मिलने वाली अनमोल सीखें। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार कहानी या किताब के साथ। तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।